अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है जनरल प्रोविजंस से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, हमने सेक्शन 340 से लेके 352 सीआरपीसी तक डिस्कस करना है। आज का ये लेक्चर ऐसा लेक्चर है कि जिसके अंदर इन 12 सेक्शंस में से आपके 8 से 9 सवाल इंडिपेंडेंट एक एक रेलेवेंट प्रोविजन से आ सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि 340 का सवाल हो गया, 341 का सवाल हो गया कि अ पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग। ठीक है, इसको क्रॉस रेफरेंस जो आपने लुनेटिक ट्रायल पढ़ा था उसके साथ हम इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एक और सवाल भी पूछ लिया जाता है, जैसे मैं 190 टू 192 का मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 192 एंड 192, यानी कि 190 सब क्लास 2 और 192 में क्या डिफरेंस है। ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में कुछ मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से 342 और 342 में क्या फ़र्क है, मतलब 340 सब क्लास 2 और 342 में क्या फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद फिर आ जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 345। फिर उसके आगे एक दो और प्रोविजंस, इन लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें से आपका इंडिपेंडेंटली एक एक सवाल बन सकता है। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जब हमने स्टार्ट किया था तो हो सकता है आपको ये लेंदी भी लगा हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हों जिनको ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी लगा हो, लेकिन एट द एंड जब हम कंक्लूड करेंगे सीआरपीसी को तो इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा कि जिसके अंदर हम जो है पूरी की पूरी सीआरपीसी को एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक ही लेक्चर के अंदर एक ही सिटिंग के अंदर समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो इसके मेन चैप्टर्स हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जुरिस्डिक्शन के बारे में, ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाऊँगा कि जो है आपका इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लूँगा, फिर उसके अंदर जो मेन प्रोविजंस हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कॉग्निजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है ना सीआरपीसी का उसको एक्सक्लूड कर देंगे, जो जुडिशियल पार्ट है उसको ही हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएंगे हम ट्रायल के बारे में, जो हमारा मेन पर्पस है, बेसिक पर्पस है ट्रायल को समझने का, उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ट्रायल को समझने के बाद फिर अपील किस तरीके से होगी, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, और फिर उसके बाद जो जजमेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा जो एक प्रोसीजर जनरल आपका चलता है सीआरपीसी का, वो सारा का सारा निचोड़ जो है मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर के अंदर समझा दूंगा। तो चलें आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं 340 से। अब 340 क्या कहता है? 340 सीआरपीसी 340 सीआरपीसी कहता है कि राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग instituted to be defendant and his competency, to be defendant and his competency to become to be a witness, to be a witness। अब इसका मतलब क्या है? 340 को जब आप पढ़ेंगे, 340 को जब आप ओपन करेंगे एक बार, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी कि क्या कोई शख्स अपने ही खिलाफ डिफेंड कर सकता है या नहीं कर सकता, अपने ही खिलाफ विटनेस बन सकता है या नहीं बन सकता। इसके बारे में कुछ ये कह रहा है। अपने हक में गवाह बनना, क्या कोई शख्स अपने ही हक में गवाह, अपने ही दिफा में गवाह बन सकता है नहीं बन सकता? क्या उसको ये जो है राइट दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता? राइट ऑफ अक्यूज के अंदर मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। कौन सा सेक्शन? 340 सीआरपीसी। अब देखिए 340 सीआरपीसी कहना क्या चाहता है? एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, सबसे पहली चीज के वो अक्यूज्ड होना चाहिए, ठीक है। बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोड एनी सच कोर्ट हैज राइट टू डिफेंड बाय अ प्लीडर। पहली सब क्लास,
पहली सब क्लास ने तो हमें ये बताया कि भाई उसके पास राइट ऑफ एन अक्यूज्ड है कि वो अपने दिफा के लिए एक वकील कर सकता है, अपने दिफा के लिए एक वकील कर सकता है। फिर सब क्लास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब क्लास को 2 क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ अक्यूज्ड वांट्स टू बिकम हिज ओन विटनेस, कॉम्पिटेंसी टू बिकम हिज ओन विटनेस के बारे में है ना। इफ अक्यूज्ड वांट्स टू बिकम हिज ओन विटनेस, अब अक्यूज खुद का विटनेस बनना चाह रहा है, मतलब कि खुद के ही हक में गवाही देना चाह रहा है। अब इससे आप क्रॉस रेफरेंस करें आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किसका? कानून शहादत ऑर्डर, QSO का। कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 15 जरा ओपन करें, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के बारे में। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, जब हमने आर्टिकल 15 इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन को डिस्कस किया तो हमें यह पता चला कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि अपने ही खिलाफ वो गवाही दे। अब देखें वहां पर क्या है कि वो शख्स अपने खिलाफ गवाही दे रहा है इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है 340 के अंदर? वो अपने दिफा के अंदर गवाही दे रहा है, मतलब अपने हक में गवाही दे रहा है। तो ये क्या है? ये इसके उलट से जा रहा है। आर्टिकल 15 क्या है? इसका उलट है, ठीक है। ऑन ओथ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कहां होगी? ये स्टेटमेंट किस तरीके कार की होगी? इट वुड बी ऑन ओथ स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं ऑन ओथ स्टेटमेंट देना। फिर उसके बाद आ जाए 341। 341 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 341 को जरा ओपन करें। 341 सीआरपीसी, 341 सीआरपीसी क्या कहता है? प्रोसीडिंग वेयर अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड, प्रोसीडिंग वेयर accused does not understand proceeding। अब 341 जब हमने ओपन किया तो हमें एक चीज समझ में आई। वो कौन सी चीज समझ में आई? वो बात हमें कुछ ये समझ में आई कि 341 कुछ ऐसी बात कर रहा है जो कि 464 सीआरपीसी से ऑनवर्ड बात की जा रही है। अब 464 सीआरपीसी जरा ओपन करें। जब 464 सीआरपीसी आपने ओपन किया, 464 सीआरपीसी, तो आपको लुनेटिक ट्रायल के बारे में समझ में आया। किस चीज के बारे में? लुनेटिक ट्रायल। अब ये लुनेटिक ट्रायल क्या था? आगे चल के जब आप लेक्चर्स सुनेंगे लुनेटिक ट्रायल का, तो लुनेटिक ट्रायल बेसिकली है क्या कि कोई भी शख्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस ही इज इनसेन। वो क्या है? इनसेन है, ठीक है, इडियट है, ठीक है, लुनेटिक है। तो फिर उसका जो ट्रायल है वो 364 से ऑनवर्ड वाला ट्रायल चलाया जाएगा। अब ये जो ट्रायल है लुनेटिक ट्रायल, बेसिकली लुनेटिक ट्रायल एक ट्रायल का हिस्सा नहीं है किसी तरीके से, मतलब कि काइंड्स ऑफ ट्रायल में नहीं आता। मतलब कहने का मकसद सिंपल इतना है कि जो लुनेटिक ट्रायल है, एक शख्स लुनेटिक हो गया, ठीक है, अब वो अपना दिफा नहीं कर सकता, अब वो जो है अपने डिफेंस में कुछ बोल नहीं सकता, उसको समझ में नहीं आ रही एक बात। तो आगे चल के हम ये समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, लुनेटिक ट्रायल के चैप्टर के अंदर, कि उसको कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, लेकिन उसका जो ट्रायल है वो मैजिस्ट्रियल या कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल ही चलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। खैर, अब ये जो हमारा आज का प्रोविजन था 341, हम ये पढ़ रहे थे, लेकिन हम कहाँ से कहाँ निकल पड़ते हैं पता ही नहीं चलता। देखें 341 सीआरपीसी क्या कह रहा है कि प्रोसीडिंग वेयर अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग। अब आपने समझनी है एक बात। कौन सी बात समझनी है? बात ये समझनी है कि पहली चीज तो ये कि 464 वाला जो ट्रायल है लुनेटिक वाला, उसके बारे में कुछ ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? इफ द अक्यूज्ड थ्रो नॉट इनसेन। अब इसका क्या मतलब है कि एक अक्यूज जो है वो इनसेन तो नहीं है, मतलब वो लुनेटिक नहीं है। लुनेटिक नहीं है तो फिर क्या है? कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग, द कोर्ट में प्रोसीड विद द ट्रायल
and in the case of the court other than the high court or such trial results the conviction, the proceedings shall be forwarded to the high court with the report to the circumstances of the case, and the high court shall pass other order as it thinks fit. अब समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? देखें, मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पर फोर्स 341 के अंदर किसके बारे में? 341 के अंदर जो बात की जा रही है वो डंप एंड डीफ के बारे में बात की जा रही है। डंप एंड डीफ तो पता है, गूंगा बेरा शख्स, कोई ऐसा शख्स जो कि सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ठीक है, बोल नहीं सकता, अपने दिफा में कुछ बोल नहीं सकता। अब वो किस तरीके से अपना दिफा करेगा, वो किस तरीके से कोर्ट को ये समझाएगा कि मैंने ये जुर्म कमिट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से उसकी जो प्रोसीडिंग है वो किस तरीके से इनिशिएट होगी, किस तरीके से उसका कंक्लूजन होगा, तो वो हमें 341 ने बताया। 341 को अब दोबारा समझें। 341 क्या कह रहा है? इफ द अक्यूज थ्रो नॉट इनसेन, मतलब वो पागल नहीं है, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गूंगा बेरा है, डंप एंड डीफ है, कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, द कोर्ट में प्रोसीड विद द ट्रायल, तो कोर्ट कर सकती है, प्रोसीड विद कर सकती है ट्रायल के साथ, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट, अगर तो कोर्ट कौन सी है? मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रियल कोर्ट है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, तो फिर क्या होगा? और इफ सच कोर्ट रिजल्ट्स इन अ कन्विक्शन, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसकी कन्विक्शन होनी ही होनी है, तो फिर क्या होगा? द प्रोसीडिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू द हाई कोर्ट, तो वो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड कर दी जाएगी हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट जो है उसको फिर कंफर्म करेगा, मजीद उसको बताएगा कि आइदर के इसको सज़ा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब इसका जो है ट्रायल ऑफ डंप एंड डीफ पर्सन, ट्रायल हेल्ड, अब इसके एक जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ लिख लें आप, NLR 1984 PCRLJ पेज है इसका 464। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है ट्रायल हेल्ड विदाउट कम्युनिकेटिंग अक्यूज्ड, मतलब कि ऐसा ट्रायल जिसके अंदर कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। अब देखें ना, मैजिस्ट्रेट या फिर जो वकला हज़रात है, वो एक ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे हैं जो समझ ही नहीं पा रहा वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो गूंगा और बेरा है। एविडेंस थ्रू लैंग्वेज और साइंस एंड गेस्चर्स वायलेट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 361, अगर तो उसको जो है किस ज़बान में प्रोसीडिंग चलाई, किस ज़बान में उसके एविडेंस रिकॉर्ड हुए? साइंस की लैंग्वेजेस में, तो वो क्या कर रहे हैं? वो वायलेशन हो रही है 361 CRPC की। हाई कोर्ट सेटिंग असाइड कन्विक्शन ऑफ डंप एंड डीफ अक्यूज्ड एंड डायरेक्टिंग रीट्रायल इन अकॉर्डिंग्स विद द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 361, तो फिर क्या होगा? फिर उसका रीट्रायल में चला जाएगा केस। यानी कि कहने का मकसद सिंपल इतना है कि ये इशारों वाली ज़बानें नहीं चलेंगी, ठीक है। कोर्ट ये देखेगी कि आया कि इसको सज़ा होनी ही होनी है, तो फिर वो प्रोसीड विद करेगी और वो ट्रांसफ़र कर देगी वो किसको? हाई कोर्ट को। अदरवाइज मतलब उसके बारे में लीनियंट व्यू ही लिया जाएगा। 342 ओपन करें अब। अच्छा, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस ही वाज लुनेटिक। अब 341 ने क्या कहा? जो हमने लुनेटिक ट्रायल पढ़ा था उसके अंदर क्या था? इफ द एट द टाइम ऑफ ऑफेंस ही वाज लुनेटिक। 341 कह रहा है इफ अक्यूज्ड डिड नॉट इनसेन एंड लुनेटिक ही इज डंप एंड डीफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन। अब देखिए मैजिस्ट्रेट क्या करती है? मैजिस्ट्रेट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, वो उसको अक्यूट कर देती है। हाई कोर्ट है, वो क्या करेगी? या अक्यूट करेगी या कन्विक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन की जो पावर है वो किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। वो मैजिस्ट्रेट या आपकी कोर्ट ऑफ सेशन उसको कन्विक्ट नहीं कर सकती। 342 ओपन करें। 342 CRPC किस चीज के बारे में बात कर रहा है? 342 पावर टू एग्जामाइन द अक्यूज्ड, पावर टू एग्जामाइन द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को कोर्ट कब कब एग्जामाइन कर सकती है? क्या मैजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से कोई उससे सवालात कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सारा का सारा 342 के अंदर बताया गया है। 342 को जब हमने ओपन किया तो देखें सबसे पहले क्या होता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फिर उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। प्रोसिक्यूशन क्या करती है? प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करवाती है। अब यहां पर कोर्ट के पास भी कुछ इख्तियारात हैं। कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं? कोर्ट के पास ये इख्तियारात हैं कि कोर्ट अगर चाहे तो एक अक्यूज से जब भी चाहे कोई भी सवालात कर सकती है,
मतलब कौन से सवालात? देखें, एविडेंस के दौरान या एविडेंस के बाद भी अगर मिसाल के तौर पे मजिस्ट्रेट को ऐसा लगा कि मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि ये शख्स वहाँ पर आखिर कर ही क्या रहा था, अगर तो ये कहता है कि ये जो है इसने ये जुर्म नहीं किया, तो ये वहाँ पर कर ही क्या रहा था, मतलब ऐसा कोई भी सवाल मजिस्ट्रेट चाहे, कोर्ट चाहे तो उससे पूछ सकती है। पुट सच क्वेश्चंस टू हिम द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी, मतलब वो सवाल कर सकते हैं जो कोर्ट नेसेसरी समझती है। 342 को जरा ओपन करें तो फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज टू एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग द एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज सच क्वेश्चंस टू हिम द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी, मतलब के ड्यूरिंग इंक्वायरी और ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इंक्वायरी या फिर ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट अगर कोई भी सवाल उससे करना चाहे तो कर सकती है। फिर 343 को ओपन करें। 343 को जब हमने ओपन किया, नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर, नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर। अब 343 जो है इसकी वायलेशन कौन करता है? इसकी वायलेशन आपके जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो करते हैं। 343 सीआरपीसी ने ये कहा कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई भी मारपीट वगैरह नहीं की जाएगी किसी भी अक्यूज्ड को मजबूर करने पे कि वो जो है सच बोले, वो डिस्क्लोज करे। क्या करे? डिस्क्लोज करे। किसी भी बात को कोई भी किसी किस्म की इन्फ्लुएंस नहीं की जाएगी। आप चले जाएं पुलिस स्टेशन पे, जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस अच्छे तरीके से ऐसी धुलाई करती है कि ना तो वो किसी एक्सरे में आता है और वो कहाँ कहाँ मारती है वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसकी जो वायलेशन है 343 की वायलेशन कौन करता है? पुलिस करती है। अब देखें, जर्नली आप क्या कर सकते हैं, अक्सर जो है मैंने ये भी स्टूडेंट से सुना कि सर एक जो है अक्यूज्ड को मार दिया गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मतलब कि लॉकअप के अंदर ही एक जो है किसको मार दिया गया, एक आपके अक्यूज्ड को। आप उठा के देख लें, जय भीम मूवी उठा के देख लें, रिसेंटली आई है, मतलब रिसेंटली तो नहीं, इस एक डेढ़ साल हो गया है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है ट्रायल के बारे में कि हाई एक अपीलेट कोर्ट एक अपीलेट केस को वो किस तरीके से रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट कर देता है। हाई कोर्ट के अंदर वो ट्रायल पूरा का पूरा चलाता है। बस्ती का एक छोटा मोटा कोई जो बस्ती होती है गरीब व गुरबा की, उसका एक ट्रायल होता है, वो किस तरीके से उसको फेस करवाता है, और उनका एक सिपाही वगैरह, उनका एक जो है अक्यूज, जो कि अक्यूज होता भी नहीं है, उनको वो ड्यूरिंग कस्टडी मार देते हैं। अब जब वो ड्यूरिंग कस्टडी मार देते हैं पुलिस वाले, तो मुझे हैरानी हुई ये देख के कि वो चेक कैसे कर रहे हैं कि भाई ये जिंदा या मर गया। एक तो नशे की हालत में पुलिस वाले उनको मारते हैं, और बेसिकली आप जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर पुलिस की हालत देख लें, जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो पुलिस है वो नशे की हालत में ही अक्यूज़ को मारती है। क्योंकि नशे की हालत में पुलिस वालों को ख़ुद को नहीं पता होता कि वो कितना मार रहे हैं। वो इतना अच्छा मारते हैं, इतना अच्छा मारते हैं कि वो, पहली बात तो नशे की हालत में थकते नहीं है ना, तो जितना चाहे वो मार पीट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था खैर कि उसको इतना मारा गया कि वो मर गया। अब वो मरता कैसे है कि उसकी कोई रीढ़ की हड्डी होती है, वो मारते हैं तो जैसे ही उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, मतलब बैक बोन है या फिर ये वाली फ्रंट वाली जो हमारी हड्डी है, इस हड्डी के अंदर कोई वो जूते से उसको जैसे ही मारते हैं, मतलब कुचलते हैं, तो वहाँ पर हड्डी जो है आपस में मिक्सअप हो जाती है, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब उनको डाउट होता है कि आइदर ये जिंदा है या मर गया। अब वो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके आंखों में लाल, जो सफ़ेद रेड कलर की जो पाउडर प्रेसिपिटेट जो मिर्ची होती है पाउडर वाली, वो उसके आंख में छिड़कते हैं चेक करने के लिए कि ये जिंदा है या मर गया। तो ये चीज़, ये पॉइंट उस मूवी का देख के मतलब मुझे अजीब सी कैफियत हुई। नो डाउट इट वुड बी द रियलिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रियलिटी बेस्ड मूवीज़ होती हैं।
अभी आप ये जवान मूवी उठा के देख लें, ये भी रियलिटी बेस्ड मूवी है गवर्नमेंट के बारे में। कहने का मकसद क्या है कि जो मूवीज़ बनती हैं ये रियलिटी को देख के बनती हैं, और अक्सर अमूमन जो हमारे माशरे में एक आम शहरी एक आम शहरी जो मुजरिम बनता है वो मूवीज़ को देख कर ही बनता है। तो खैर, कहने का मकसद ये, पुलिस के बारे में तो बस क्या ही बात की जाए, पुलिस का अल्लाह ही हाफिज़ है। बाकी सिंध की पुलिस तो मोस्ट करप्टेड पुलिस है। अच्छा, अब हमने 343 क्या समझ में आ गया, 344 को ओपन करें। 344 क्या कहता है? 344 कहता है पावर टू पोस्टपोन और एडजेंट प्रोसीडिंग। 344 पावर टू पोस्टपोन और एडजेंट प्रोसीडिंग्स। 344 जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर कह रहा है कि इट इज राइट ऑफ अक्यूज्ड एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन हिज प्रेजेंस। क्या है कि ये एक अक्यूज्ड का राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो अपने ही प्रेजेंस में एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा। ठीक है, मतलब विटनेसेस भी उसकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड होंगे और जो आपके एविडेंस है उसकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड होंगे। ये तो बात आपको पता होगी। अब यहां पर हमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो 344 कहना क्या चाह रहा है। 344 को जब हमने पढ़ा तो 344 क्या कह रहा है कि इफ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अ विटनेस ऑफ एनी अदर रीजनेबल कॉज इट बिकम्स नेसेसरी टू पोस्टपोन द कमेंसमेंट और एडजेंट एनी इंक्वायरी और ट्रायल। मतलब कि अगर तो कोई आपका अक्यूज क्या है, एब्सेंट है, अगर कोई अक्यूज्ड एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में प्रोसीडिंग को क्या कर दिया जाएगा, एडजेंट भी किया जा सकता है और पोस्टपोन भी किया जा सकता है। क्यों? उसका बेसिक पर्पस मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट इज इन राइट ऑफ एन अक्यूज्ड कि अक्यूज्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रिमांड। रिमांड के बारे में आपको बताया था मैंने कि रिमांड का मतलब टू सेंड बैक, केस को वापस भेज देना। प्रोवाइडेड नो मजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर द टर्म एक्सीडिंग 15 डेज एट अ टाइम। मतलब कि अगर रिमांड कर दिया जाता है, सेंड बैक कर दिया जाता है, कस्टडी में एक अक्यूज्ड को भेज दिया जाता है, तो वो मोर देन 15 डेज नहीं होगा। कितने दिन के लिए होगा? रिमांड होता ही 15 डेज का। ठीक है, 344A है। उसके बाद कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बारे में। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बारे में क्या बता रहा है कि विद इन 3 मंथ्स कंक्लूजन इन केस ऑफ रेप। 344A कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ट्रायल को कंक्लूड किया जाएगा विद इन 3 मंथ्स। अगर तो वो कौन सा केस है? अगर वो आपका रेप का केस है, ठीक है, अगर वो आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन का केस है, द कोर्ट शल अपॉन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस अंडर सेक्शन 354A, 376 और 377, ठीक है, इन सारे प्रोविजंस के खिलाफ अगर कोई केस आ जाता है तो वह विद इन 3 मंथ्स क्या किया जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा। और अगर कंक्लूड नहीं किया जाता तो फिर जो है एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं चीफ जस्टिस को, और जो है चीफ जस्टिस फिर उसके ऊपर नोटिस लेंगे और फिर वो भी यही डायरेक्शन देंगे, आप इसको जल्द से जल्द मुका दें। अच्छा, 345 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। थ्री 345 किस चीज के बारे में है? कंपाउंडिंग ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं? कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, सबसे पहली चीज के वो ऑफेंसेस जिसके अंदर सुलह सफाई हो सके। कौन से ऑफेंसेस? जिस ऑफेंस के अंदर आपकी सुलह सफाई हो सके। बेसिक पॉइंट याद रखें कि प्राइवेट ऑफेंसेस के अंदर सुलह सफाई हो सकती है। वो ऑफेंसेस जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, वो ऑफेंसेस जो कि अगेंस्ट स्टेट हैं, उसके खिलाफ सुलह सफाई नहीं हो सकती। द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ पीपीसी स्पेसिफाइड अंडर फर्स्ट 2 कॉलम। अब ये सेकंड शेड्यूल भी पढ़ लें और 345 का जो चार्ट है उसको भी पढ़ लें। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे 302 302 सीआरपीसी, 302 कत्ल अमद। कत्ल अमद सबसे बड़ा ऑफेंस है प्राइवेट ऑफेंसेस के अंदर, सबसे बड़ा ऑफेंस, किसी की जान ले लेना। लेकिन वो भी क्या है? वो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब ये एक और पॉइंट भी आपको मैं क्लियर कराता चलूँ कि मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड था, एक शख्स था, उसकी डेथ हो गई, उसको किसी ने जान से मार दिया। अब उसके जो हायर्स हैं, लीगल हायर्स हैं, उसके अंदर उसकी वाइफ भी है, उसके ब्रदर भी हैं, उसके सिस्टर भी हैं, उसका खुद का वालिद भी है। अब उसके लीगल हेयर्स के अंदर उसका जो आपका आ जाता है ब्रदर, सिस्टर और वालिद, वो पैसे लेने के लिए तैयार हैं, वो सुलह सफाई करने के लिए तैयार हैं, कंपाउंड करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन उसकी जो वाइफ है वो कंपाउंड करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैंने ये खून माफ़ नहीं करना। 311 311 पीपीसी जब आप पढ़ेंगे, 311 पीपीसी मैंने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताया था, लीगल हेयर्स विक्टिम के बारे में। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, ये पॉइंट आपको क्लियर होगी कि जब तक सारे के सारे लीगल हेयर्स उसको माफ़ ना कर दें तब तक वो कंपाउंड नहीं होगा, तब तक वो कंपाउंड नहीं होगा। और कंपाउंड करने का इख्तियार जो उनके लीगल हेयर्स है उनके पास तब तक रहता है जब तक उसकी सज़ा की एग्जीक्यूशन ना हो जाए। मिसाल के तौर पे डेथ सेंटेंस, फांसी का ऑर्डर हो गया, डेथ सेंटेंस, जब फांसी का ऑर्डर हुआ तो फांसी का ऑर्डर होने के बाद भी जब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, जब उसको सुबह फांसी लगने जा रही है, फांसी लगने से पहले पहले एट द टाइम अगर उसके वर्सा चाहें, अगर उसके लीगल हेड्स चाहें तो उसको माफ़ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, वो जो मर्सी वाले के बारे में आपने पूछा था कि सर ये मर्सी पिटीशन क्या होती है, या हाँ मर्सी पिटीशन। तो मर्सी पिटीशन ये होती है कि जब एक शख्स हर जगह अपील कर चुका था, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका था, उसको कोई माफ़ी नहीं मिलती और फिर जो है उसको सज़ा सुना दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ सेंटेंस। तो फिर इन सच केस वो जो है उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचती है मर्सी पिटीशन की, जो वो दाखिल करता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जो है उसको मतलब सज़ा उसकी कम कर सकता है। वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, उसका एक रेलेवेंट प्रोविज़न भी है। 311 पीपीसी पढ़ लिया। अच्छा, कंपाउंडेबल। अच्छा, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं विच आर कंपाउंडेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। तो विद परमिशन ऑफ द कोर्ट कौन सा है? चैप्टर 16, चैप्टर 17। ठीक है। उसके बाद 346 ओपन करें। 346 जब आप ओपन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ केस बाय मजिस्ट्रेट। ट्रांसफर ऑफ केस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट किस केस को कब ट्रांसफ़र करेगा? अच्छा, एक ट्रांसफ़र ऑफ केस जो है हम 500 सेक्शन से आगे भी पढ़ेंगे। एक ट्रांसफ़र ऑफ केस हमने जो है 190 सब क्लास 2 के अंदर भी पढ़ा। अब ये वाला कौन सा ट्रांसफ़र है? कह रहा है कि सबसे पहले देखें ऑफेंस हुआ, क्या हुआ? ऑफेंस हुआ। मजिस्ट्रेट क्या करता है? 190 सब क्लास 1 के अंदर कॉग्निजेंस लेता है, 190 सब क्लास 2 के अंदर मजिस्ट्रेट क्या करता है? कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देता है केस। 190 सब क्लास 1 के सब क्लास सी के अंदर वो अपने ही नॉलेज पे, अपने ही ऑन नॉलेज पे कोई केस लेता है। ठीक है, यहां तक तो हमने कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के अंदर पढ़ा था। अब यहां पर क्या है? ट्रांसफर ऑफ केस बाय मजिस्ट्रेट के अंदर ड्यूरिंग ट्रायल क्या हो रहा है? ड्यूरिंग ट्रायल। देखिए 190 जो केस था, 190 सब क्लास 2 और 192 वाला, उसके अंदर तो ये था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल का आगाज होने से पहले पहले। अब यहां पर क्या है? 346 के अंदर ड्यूरिंग ट्रायल, वर्ड क्या याद रखना है? ड्यूरिंग ट्रायल। अगर तो ड्यूरिंग ट्रायल एक मजिस्ट्रेट किसी भी केस को क्या करना चाह रहा है? ट्रांसफर करना चाह रहा है। if he has no territorial jurisdiction, if he has no territorial jurisdiction, अगर उसके पास कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये उसको कब पता चला? ट्रायल कमेंस करने के बाद, ट्रायल का आगाज़ करने के बाद, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल उसको ये बात एक्नॉलेजमेंट में आई कि ये मैं जो है इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं रखता इस केस की। तो वो क्या करेगा? वो भेज देगा टू अनदर मजिस्ट्रेट। ही न्यू ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, और उसको ये पता चलता है कि मैं इस केस के लिए फिट नहीं हूँ, मैं इस केस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो वो 346 के तहत क्या कर देगा? उस केस को ट्रांसफ़र कर देगा टू अनदर मजिस्ट्रेट। अब ये भी एक ऐसा सवाल है जो कि आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रोविजन 347, ought टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अच्छा, अब 347 क्या कह रहा है? प्रोसीजर वेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, प्रोसीजर वेयर। अब ये भी इसके साथ कनेक्टेड है कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस केस को कौन चलाने का हकदार है?
कोर्ट ऑफ सेशन को ही चलाना चाहिए था। If in any trial before the magistrate signing judgment it appears to him that any stage of the proceeding ought to be tried before the court of session, he shall send the case to the court of session। मतलब कि बिफोर प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले पहले ही उसके पास ये इख्तियार है कि वो क्या कर सकता है, वो उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 348। 348 क्या कहता है कि जो हमारे पास ट्रायल ऑफ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 348 प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन्स। अगर कोई शख्स प्रीवियसली कन्विक्टेड है, अगर कोई शख्स क्या है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, प्रीवियसली कन्विक्टेड जब भी कोई शख्स होगा तो फिर क्या होगा, फिर उसको जो है किस तरीके से सजा दी जाएगी। तो देखें 348 ने हमें इसके साथ कनेक्ट करें आप सेक्शन नंबर 75 पीपीसी को। सेक्शन 75 पीपीसी जब आप ओपन करेंगे तो वो हमें कुछ ये कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 3 साल से ज़्यादा की सज़ा में कन्विक्टेड है, जैसे कि थेफ्ट की सज़ा 3 साल है, ठीक है, 3 से 10 साल की सज़ा है। अब जब वो सेम जुर्म, अब जब वो क्या करता है, सेम ही ऑफेंस दोबारा कमिट करेगा तो उसको उतनी ही सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा। 3 साल थी तो 6 साल कर दी, 6 साल या 7 साल कर दी, अगर 7 साल है तो फिर उसको 10 साल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके कार से। फिर उसके बाद आ जाए 349 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास sufficiently severe whenever the magistrate to the second or third class having jurisdiction of an opinion after hearing the evidence prosecution and accused, when the accused is guilty, that ought to receive the punishment different kind more severe than, ठीक है, then which such magistrate empowered to inflict he ought to be required to execute bond 106। अब देखें इस 349 के अंदर क्या कह रहा है, 349 के अंदर सिंपली हमें ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास एक ऑफेंस, एक शख्स है जो कि सज़ा ज़्यादा नहीं दे सकता था, सवेयर पनिशमेंट नहीं दे सकता था। अगर तो वो क्या करता है, सवेयर पनिशमेंट दे देता है। अगर वो नहीं दे सकता, क्या करता है, अगर तो वो दे देता है तो वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, पहली बात तो उसको देनी नहीं चाहिए थी। अगर वो दे देता है तो फिर वो दोबारा से रीट्रायल में जा सकता है। लेकिन 349 ने ये कहा कि अगर वो ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता तो वो क्या करेगा, वो उसकी 106 के तहत श्योरिटी बॉन्ड ले लेगा। 350 कन्विक्शन और एविडेंस पार्शियली रिकॉर्डेड बाय वन प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्शियली बाय अनदर। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इस किस चीज़ के बारे में, रीट्रायल के बारे में। रीट्रायल कब होता है, रीट्रायल कब कब हो सकता है, रीट्रायल के बारे में मैंने आपको बताया। रीट्रायल और डिनोवो ट्रायल सेम ही कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सिंपली होता कुछ इस तरीके से है कि एक मजिस्ट्रेट जो है अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिस में बैठा, उसने जो है पार्शियली एक एविडेंस रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसकी बदली हो गई, उसके बाद वो जो है कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। उसकी जगह पे जो भी आएगा वो चाहे तो खुद से आधा ट्रायल सुने, वो चाहे तो खुद से आधी जो उसकी एविडेंस रह गए हैं पार्शियली सुने, या फिर चाहे तो दोबारा से रीट्रायल करे, दोबारा से स्टार्टिंग से पूरा केस चलाए। ये आप जो है इसका 350 का अलग से एक लेक्चर है, वो सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 351 डिटेंशन ऑफ ऑफेंडर्स अटेंडिंग कोर्ट। एनी पर्सन अटेंडिंग द क्रिमिनल कोर्ट ऑल दो नॉट अंडर द अरेस्ट। अगर तो कोर्ट चाहे तो किसी को अरेस्ट करने का इख्तियार भी रखती है, कोर्ट किसी को डायरेक्शन भी दे सकती है कि इसको यहीं पे अरेस्ट कर दो, मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सूरत में। वो हम 480 सीआरपीसी के अंदर पढ़ेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो खैर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में नहीं है, लेकिन उससे हट के भी कोर्ट चाहे तो किसी को, पुलिस वाले को डायरेक्शन दे सकती है कि इसको आप अरेस्ट कर लें। 352 कोर्ट्स टू बी ओपन। देखें 352 बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 352 क्या समझाना चाह रहा है हमें, 352 जब हमने ओपन किया तो वो क्या कह रहा है, कोर्ट टू बी ओपन, कोर्ट टू बी ओपन। कोर्ट टू बी ओपन का मतलब ये है कि कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ऐसा नहीं है। कोर्ट टू बी ओपन का मतलब ये है कि पब्लिक जिस भी केस में आना चाहे, किसी का भी केस सुन सकती है, किसी को कोई रोकेगा नहीं ये कहकर के ये हमारा प्राइवेट केस है, ये हम जो है आपस में देख रहे हैं, आप कौन होते हैं बीच में आके सुनने वाले। तो कहने का मकसद सिंपल इतना है कि हर सिटीज़न का राइट है कि किसी का भी कोई भी अगर केस चल रहा है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, ओपन कोर्ट के अंदर वो जाके उसका केस सुन सकते हैं। ये वकीला हज़रात को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। अब 352 की कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। अगर तो कोई प्राइवेट ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल जिना,
ठीक है, अननेचुरल लस्ट या फिर कोई भी ऐसा हीनियस ऑफेंस जो कि किसी चाइल्ड का रेप की सूरत में हो, तो इस किस्म का कोई भी ऐसा ऑफेंस है तो उसके अंदर 352 ने हमें सिंपली इतना बताया कि उस केस के अंदर क्या होगा। उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके वकला हज़रात, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और पार्टीज और विटनेसेस ही मौजूद होंगे। उससे हटके कोई भी एक्स कोई भी शख्स मौजूद नहीं होगा, आल दो रिलेटिव्स भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइवेट ऑफेंस के अंदर होता क्या है, प्राइवेट ऑफेंस के अंदर आपको बेहतर पता होगा कि अगर मैं ये देख लूं कि एज बीइंग अ सिटीजन के किसका रेप हुआ है, किसके खिलाफ चार्जेस अलेज्ड हैं, तो बाद में मैं 10 लोगों को जाके बताऊंगा। तो हर जाहिर सी बात है, हर इंसान की अपनी एक इज्जत है, तो इस वजह से उन्होंने इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन कैमरा प्रोसीडिंग बेसिकली होती क्या है, जिसके अंदर सिर्फ उसे पार्टीज ही मौजूद हों, उसको हम कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक मूवी है। तो आप कहेंगे लगता है सर आज ज़्यादा मूवीज़ देख कर आ गए, तो मूवीज़ ज़्यादा देखने का मकसद कोई एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन ये है कि कोर्ट रूम जो मूवीज़ हैं वो देखेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 375 जो रेप का सेक्शन है, इसके ऊपर एक मूवी है इंडियन, वो अगर आप देख लें तो उसके अंदर आपको कुछ लीगल टर्म्स भी मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, किस तरीके से इन कैमरा प्रोसीडिंग करवाई जाती है। अंडरस्टैंड? तो खैर आज का हमारा जो लेक्चर था वो 340 से स्टार्ट हुआ, 352 पे एंड हुआ, जिसके अंदर हमने जनरल प्रोविजंस को डिस्कस किया और हमने आज देखा कि इनमें से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं आपके जुडिशरी के अंदर। अब ये जो सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपके रिटर्न के अंदर ही आएंगे, रिटर्न के अंदर पहले आए नहीं है कभी, लेकिन क्या स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के अंदर भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 342 में क्या फ़र्क है, 192 में क्या फ़र्क है। ठीक है, एक कॉम्पिटेंस और कॉग्निजेंस में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको समझाया था कि कॉग्निजेंस में और कॉम्पिटेंस में क्या फ़र्क है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि लेक्चर देने का मकसद सिंपली इतना नहीं होता मेरा कि आप जो है मेरी बातों को सुने और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। बेसिक पर्पस यही होता है, खुद से पहले पढ़ें बैरक को, खुद से पहले कमेंट्री पढ़ें, समझ में आए या ना आए फिर मेरा लेक्चर सुनें, फिर इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी क्यूरीज भी क्लियर हो जाएंगी। अभी टाइम भी मेरे ख्याल से 1 बज गया, रात के 1 बज गया और फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मकसद सिंपल इतना है ताकि आप अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएँ। अगर आप किसी स्टेज पे पहुँच जाएँगे, इसमें मेरी ही कामयाबी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।